अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम। अबे सब सेट वेट चल रहे हैं बच्चे? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सब बच्चों की? हेलो हेलो है भाई, सब बच्चों की क्लास व्लास सेट चल रही है? पढ़ाई, लाइफ, सब कुछ? बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया? अच्छा भाई। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे गैस एक्सचेंज से रिलेटेड, और हमने उसमें ये कहा था कि गैस एक्सचेंज में लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे वो ह्यूमंस की बात कर रहे थे कि ह्यूमंस बीइंग अस, हम लोग किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। सो हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से। और उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो, नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है हमारे पास। एक ज़माना था लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पे ज़्यादा था तो ऑर्गेनिजम्स के साइज भी बड़े हुआ करते थे। सांप बहुत बड़े बड़े, टाइटेनियम बोआ कभी आप सर्च करना आपको पता चलेगा। इसके अलावा हमारे पास फिशेस तो सबने देखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी होती थी। डंक्लियोस्टियस, मोसासोरस, इक्तायोसोरस, प्लायोसोरस, ये बड़ी बड़ी फिशेस आपके पास थी। डायनासोर्स हमारे पास थे, रेप्टाइल्स बड़े साइज के, टी रैक्स हो गया, ट्राइसराटॉप्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको इतनी बड़ी बड़ी सी हो गई। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो अर्थ पे ज़्यादा थी तो मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा था, तो आपके पास सेल्स और ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑर्गेनिजम्स का बड़ा होता जाता था। बट जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया फ्रॉम लाइक समवेयर अराउंड 80% से 21% के आसपास, तो हम सब छोटे रह गए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी हमने, जो बच्चों ने कहा कि सर हमने इससे पहले कभी इसके बारे में ना सुना था ना कभी पढ़ा था, वो इसलिए कि हमने कभी इस तरह से चीज़ों को डिस्कस नहीं किया किसी भी तरीके से। हमने कहा था कि गैस एक्सचेंज के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि जिसके बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि इस जगह से, इस पॉइंट से, इस ऑर्गन से गैस एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है ना, ये वाली चीज आपके पास हो गई। अब देखो क्या होता है कि गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एनिमल्स में गैस एक्सचेंज के लिए हमने कहा था चार चीजें, चार शराइत होती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को बच्चों? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? पहले सारी आवाज का बता दो, ठीक है। जिसको भी आवाज का इशू आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली मीटिंग को लीव करके और फिर रीज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह उसका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? ना, सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी, कुछ पिछली क्लास की बातें बता रहा हूं ताकि लिंक बन सके और बातें पुरानी याद भी आ सके। पहली बात मैंने बताई थी कि गैस एक्सचेंज के लिए जो लेयर होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मूव कर सके। अगर थिकर लेयर होगी तो गैसेस का एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं होगा आपके पास। जितनी थिन लेयर होती है उतना अच्छा होता है। दूसरा ये कि आपके पास लेयर मॉइस्ट होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। अगर ड्राई लेयर होगी तो वहां से भी आपके पास गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां से ब्लड कैपिलरीज नहीं गुजर पाएंगी। तो थोड़ा बहुत मॉइस्ट होना चाहिए और डैम करके फिर आपके पास जो है ना, वो जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो वो इजीली पास हो जाती है मेम्ब्रेन के जरिए, वरना मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तीसरी चीज हमने कहा था कि भाई मेम्ब्रेन ऐसी ना हो कि बिल्कुल सख्त हो कि उसके ऊपर आपने ऑक्सीजन डाली, पानी डाला तो वो क्रॉस ही ना हो सका उसमें से, तो परमिबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड हैव दैट नेचर कि जिसमें से चीजें क्रॉस कर जाएं, वरना आपके पास गैसेस किसी तरीके से भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। द फाइनल थिंग वाज लार्जर सरफेस एरिया। मैंने दो कागज के एग्जांपल्स के जरिए बताया था कि देखो, एक बड़ा कागज भी छोटा कागज भी सुकड़ के करीब आ जाते हैं, बट बड़ा कागज आपके पास क्या होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो आप उसमें से ज्यादा एयर को पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि छोटा सरफेस एरिया आपके पास। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसमें से ज्यादा एयर पास हो सकती है, तो गैस एक्सचेंज आपके पास ज्यादा अच्छे अंदाज में होगी। ठीक हो गया? ये हमने सारी बातें की थी पिछली क्लास में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू। नई चीज क्या है हमारे पास? हमारे पास नई चीज ये है कि गैस एक्सचेंज जो है मुख्तलिफ एनिमल्स में किस तरीके से होती है गैस एक्सचेंज। अब देखो, एक बात समझो, हमारे पास यहां पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोटोजोआन है, एक फिश है, एक एम्फीबियन है, एक बर्ड है और एक मैमल है। इन सब का गैस एक्सचेंज करने का तरीकेकार डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन बिफोर आई गो डीपर इनटू दिस टॉपिक, पहले क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसका क्या मतलब होता है? प्रोटोजोआन का मतलब क्या होता है?
हेलो बच्चों, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि प्रोटोजोआन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोटोजोआ? क्या कोई बच्चा बता सकता है ये बात? बता तो सकते हो आप लोग, ऐसा तो नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है बच्चों? डू एनीवन नो व्हाट अ प्रोटोजोआ इज? प्रोटोजोआ कभी पढ़ा? यस और नो में बनते बता है सर, हमें नहीं पता। ये सर हमें पता है, हमें मतलब समझाना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा। कोई इस तरह से बात कर सकता है ना सर? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड परीरा बेटा, वेरी गुड। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास से कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आपसे कोई पूछूंगी बेटा, इसकी कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में है, तो आप कहोगे कि सर यस सर एक एग्जाम्पल है मेरी नजर में, और वो एग्जाम्पल ये है कि प्रोटोजोन इज नॉट एन एलजी। इसमें आपके पास आ जाता है मलेरिया कॉज करने वाला, यस, प्लाज्मोडियम। इसमें आपके पास आ जाता है अमीबा। इसमें आपके पास आ जाता है यूग्लिना। आप लोगों ने फर्स्ट 9th में पढ़ा होगा शायद, पैरामीशियम, वो चप्पल शेप का होता है। ये सारे के सारे किसके मेंबर्स हैं? ये सारे के सारे प्रोटोजोआन हैं। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स कहलाते हैं प्रोटोजोआन। ठीक है, एलजी, एलजी से लिंक है थोड़ा बहुत इनका, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक एलजी, क्योंकि एलजी प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टन है, और ये जो है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन है, जिसको हम प्रोटोजोआन कह रहे होते हैं। तो प्रोटोजोन्स में हमारे पास अमीबा की एग्जांपल आ जाती है। अब देखो मेरी बात को समझना कि जिस तरह से हमारे पास अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल उसी तरीके से यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। तो अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कैसे जरूरत होगी? मैंने कहा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत। उसकी वजह यह है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। एक सिंगल सेल ऑर्गन की कहां जरूरत पड़ेगी? तो हम ये कहते हैं कि उसको किसी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसकी सेल मेम्ब्रेन से, मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पर मैं एक सिंगल वो बना लेता हूं सेल अमीबा का, ये अमीबा का फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। अब देखो होगा क्या, मिसाल के तौर पे मैंने सेल बनाया है, अब देखो होगा क्या कि आपके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर एंटर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, डायरेक्टली सेल के सेल टू सेल आपके पास मूवमेंट होगी। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनका सिर्फ एक ही पोर्शन होता है जहां से गैस एक्सचेंज होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। खुद सेल से बने हुए सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही कार्बन ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है, आ रही जा रही होती है, आपके पास बात बराबर हो जाती है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? तो सेल मेम्ब्रेन इज इनफ फॉर देम फॉर गैस एक्सचेंज, क्योंकि वो छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट फिशेस। फिशेस हमारे पास जो हैं, फिशेस मछलियां, आप में से कभी किसी ने मछली को रेस्पायर करते हुए देखा है कि कैसे रेस्पायरेशन करती है मछली? कभी किसी ने घर में पाली हुई हो गोल्ड फिशेस वगैरह छोटी छोटी, कभी रेस्पायर करते हुए देखा है मछली को? फिश का प्लूरल फिश होता है, फिशेस का वर्ड यूज करते हैं लोग, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं आमतौर पे, मेरे ख्याल में ऐसे ही है कुछ। हाँ, तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करती हैं, गले की तरफ लगे हुए होते हैं। गला तो नहीं होता खैर मछलियों का, लेकिन उसी पोर्शन में कहीं लगे हुए होते हैं, जैसे हमारा गला होता है यहाँ पर। और फिशेस में अगर आप कभी मछली खरीदने के लिए गए हों तो आपने देखी होगी ये चीज़ कि उनका एक फ्लैप होता है। आमतौर पे अम्मी अब्बू जो है उस फ्लैप को हटा के देखते हैं अंदर से कि वो रेड पोर्शन है कि नहीं है, गिल्स वाली जगह, कि वो रेड पोर्शन, अगर वो रेड होती है इसको मतलब मछली आपके पास ताज़ा है। वो आस्ते आस्ते ब्लैक पड़ रही होती है गिल्स वाला पोर्शन, तो ये इंडिकेशन होती है कि मछली जो है वो बहुत पुरानी हो गई है। तो ये जो गिल्स हैं असल में आपके पास मछली में, वो हेल्पफुल होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और उसका मामला कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये समझो कि मछली है इस तरह से,
तो यहाँ पर उसके पास जो है वो गिल्स लगे हुए होते हैं मछली के अंदर, ठीक है। ये उसका पीछे से फिन वगैरह का पोर्शन है, सारा पोर्शन है मछली का। तो यहाँ इसके गिल्स होते हैं और यहाँ पर गिल्स होते हैं और उसी के ज़रिए पानी अंदर एंटर होता है और आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन हो रही होती है, किस तरह से वो पानी से निकाल रही होती है, सारी चीज़ें कर रही होती है। द गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश। उसके बाद एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं बच्चों। एम्फीबियंस क्या होते हैं भाई? पढ़ा है कभी आप लोगों ने एम्फीबियंस के बारे में? डू यू गाइस नो व्हाट एम्फीबियंस आर? एम्फीबियंस, कुछ शेयर करो एम्फीबियंस के बारे में। अच्छा, एम्फीबियंस कह रही है कि सर वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड, वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या खास बात होती है इनकी? दोज हु लिव ऑन बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जिंदगी उनकी पानी में गुजरती है, कुछ जमीन पे गुजरती है। जैसे कि आपके पास दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। यस, वेरी गुड पॉइंट। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी अपनी बॉडी की हीट को खुद से रेगुलेट नहीं करते, उनको जो है धूप वगैरह में बैठना पड़ता है ताकि अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट कर सकें। तो ये जो एम्फीबियंस हैं, इनमें आपके पास कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में, किसी एम्फीबियन की, किसी एम्फीबियन की कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में? सर फ्रॉग एग्जाम्पल है इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है। एम्फीबियन में एग्जाम्पल फ्रॉग की होती है। आपने नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है। आप में से कभी किसी ने अपनी जिंदगी में, किसी जिंदगी में फ्रॉग को पकड़ा है, देखा है? फ्रॉग कभी पकड़ा है, देखा है किसी ने जिंदगी में? कि बारिशों के मौसम में आ जाते हैं ना, टंगी उंगी में घुस जाते हैं, टंगियों में से निकलते हैं, फिर देखा है कभी उसको टच करने की कोशिश की? स्लिपरी स्किन होती है उसकी। टोड्स की बात नहीं कर रहा, टोड्स रिलेटिवली ऑपरेशन भी किया, फिर तो आप लोगों ने पकड़ा हुआ होगा। उसकी स्किन देखो इतनी पेपरी होती है कि जब आप उसके ऊपर कट लगाते हो ना, उसकी स्किन ऐसे उतरना शुरू होती है, झिल्ली लगी हुई है कोई पन्नी वन्नी टाइप की, ऐसे फटना शुरू होती है उसकी स्किन। हालांकि फ्रेश वो होगा, मेंढक होगा आपके पास, लेकिन उसकी हल्के से कट पे स्किन फटना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्किन होती है थिन। आपकी स्किन ऐसी तो नहीं होती, आपके पास तो कट लगाओ तो वापस बैंडेज लगाओ सेट हो जाती है। क्यों उसकी स्किन इतनी थिन होती है? अभी हम पीछे एक चीज पढ़ के आए प्यारे बच्चों, ये देख रहे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, ये वाला पॉइंट, ये क्या था? रेस्पिरेशन उस जगह से होगी जहां पर आपके पास लेयर थिन होगी, थिन। इसके अलावा एक और चीज, आपके पास वो मॉइस्ट भी होनी चाहिए। जब आप फ्रॉग को पकड़ते हो, फ्रॉग की हल्की सी मॉइस्ट स्किन होती है और फ्रॉग की स्किन बहुत थिन होती है। ये इंडिकेशन है कि वो उसके जरिए क्या करता है भाई? ये उसके जरिए क्या करता है? ये उसके जरिए रेस्पिरेशन करता है बच्चों। तो फ्रॉग हो गया, ये एम्फीबियंस दूसरे और हो गए, वो स्किन के जरिए भी और वो लंग्स के जरिए भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लिंक बना के चीजों को याद करना होता है, इससे चीजें आपके पास बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है भाई? अच्छा, आ जाओ। खाली बर्ड्स और मैमल्स लिखा है, बल्कि रेप्टाइल भी ऐड कर दो अगर इसके अंदर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तीनों चीजें। रेप्टाइल में क्या आ गया? क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स। बर्ड्स में तो खैर मुर्गी आ गई, कुछ भी आ गया। मैमल्स में हम लोग आ गए। तमाम ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एम्फीबियन ये सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं अपने लंग्स पे, इसके अलावा वो किसी और चीज से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास एम्फीबियन स्किन के जरिए भी रेस्पायर करते हैं, लंग्स के जरिए भी रेस्पायर करते हैं। हम हो गए, मुर्गी हो गई, छिपकली हो गई, ये तीनों के तीनों जो किंगडम्स, फाइलम्स, ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अलावा किसी और चीज से रेस्पिरेशन, बोलो भाई, नहीं कर रहे होते। यहां तक मेरे बच्चों मेरे साथ हो? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, ओके। अब आ जाते हैं इसके आगे वाली सीन के ऊपर। अब गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पे आ जाते हैं, इंसानों की गैस एक्सचेंज पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे ओरिजिनल टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर छिपकली भी बिल्कुल ऐसी, छिपकली भी रेप्टाइल है, वो लंग्स से सांस लेती है। कभी मौका मिले तो घर वर में आए तो उसको मारिएगा, और ऐसे मारिएगा कि वो स्टंट हो जाए, बेहोश हो जाए, मरे ना। फिर जरा उसको काट वाट के देख लिया, मर भी गई तो उसको काट वाट के चेक कीजिएगा, उसके अंदर लंग्स लगे हुए होते हैं बाकायदा काम करने के लिए। ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, गैस एक्सचेंज कैसे होती है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस में
रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी चीजें हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इनको जरा अच्छे समझ लेते हैं पहले। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो मैंने यहां पर 4 हिस्सों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया आपके लिए। 4 हिस्सों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहला पोर्शन आपके पास है नेजल कैविटी का, नेजल कैविटी का। ये जो हमारी नाक का पोर्शन है ना, नाक का पोर्शन ये वाला, ये पूरा अंदर तक का नेजल कैविटी कहलाता है। जब सर में दर्द होता है, नजला होता है, या आंखों में दर्द हो रहा होता है, इस पोर्शन में पेन होता है, नाक पे, इस साइडों पे, यहाँ ये सारी जगह वो होती हैं जहां पर पेन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पोर्शन हमारे पास जो है, ये पूरा हमारे नेजल कैविटी का पोर्शन है। जब हम सांस लेते हैं, वो सांस यहाँ अंदर घुसती है आपके पास, एंड देन इट गोज ऑल द वे डाउन इनटू द लंग्स, इस तरफ से आपके पास लंग्स के अंदर चली आती है। तो ये जो पूरा पोर्शन आपके पास बना हुआ है अंदर तक का, ये नेजल कैविटी कहलाता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो सांस लेने का तरीकाकार, सांस ले जा रही होती है। ओके, उसके फौरन बाद अब देखो ये वाला पोर्शन है आपके पास, ये बिल्कुल यहाँ जहां पर ये बना होता है ना, क्या कहते हैं इसको, वो जो ये एक हड्डी सी होती है बीच में गले में, बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे हमारे पास जो है, यहाँ बिल्कुल पीछे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है भाई? नेजल कैविटी का फंक्शन भी समझ लेते हैं, लैरिंग्स का फंक्शन भी समझ लेते हैं। नेजल कैविटी का फंक्शन ये होता है कि जब आप सांस लेते हो ना अंदर, तो आपके पास कचरा साफ हो जाता है। पहले अगर कोई सांस के साथ कोई कचरा जाता है तो वो साफ हो जाता है, बिल्कुल लंग्स तक हमें कचरा भेजना नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपकी जो अंदर की नेजल कैविटी है ना पूरी, उसमें सारे म्यूकस की लाइनिंग्स लगी हुई होती हैं। म्यूकस की लाइनिंग क्या है? जब नजला होता है, नजला बहता है, आपको नजला बहता है ना, तो वो नजला जो आपके पास है, फ्लू जो है, वो बेसिकली वो म्यूकस है जो अंदर लगे होते हैं उसके ग्लैंड्स। जब हवा आपकी नाक के अंदर दाखिल होती है तो वो म्यूकस की लाइनिंग से टकराती है, म्यूकस की लाइनिंग उसको गीला करती है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाती है। अब अगर मैं गर्म हवा इनहेल कर रहा हूं या मैं ठंडी हवा इनहेल कर रहा हूं, ये दोनों एक्सट्रीम्स मेरे लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म। तो मेरी बॉडी क्या करती है कि लंग्स पे भेजने से पहले सांस को इस टेम्परेचर पे ले आती है कि वो टेम्परेचर इस काबिल हो कि लंग्स बर्दाश्त कर सकें। दूसरा ये कि हवा आपके पास खुश्क अगर आ रही है, पानी उससे बिल्कुल भी नहीं है, तो म्यूकस के साथ लग के आपकी एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाती है और आराम से ट्रेवल करती हुई नीचे आपके लंग्स तक चली जाती है। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, पहला काम फिल्टर करना, दूसरा काम टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और तीसरा काम मैंने आपको बताया कि तीसरा काम यह है कि जो एयर अंदर आई है उसको मॉइस्ट कर देना। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? 3 काम बताए, फिल्टर, टेम्परेचर, मॉइस्ट, वेट कर देना आपके एयर को। हाँ भाई बच्चों, कहां चले गए? मेरी बात समझ पा रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात को? ओके भाई, ओके ओके। लेट्स टॉक अबाउट लैरिंग्स। लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लैरिंग्स के जरिए बात कर रहा हूं। ये लैरिंग्स होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ होता है। अभी अगर किसी ने कुर्बानी वगैरह में देखा हो तो बकरे की भी इस तरह से लटका होता है, फेफड़ों के साथ ना हुक करके लटका था। अभी नहीं देखा होगा आपने, तो वैसे भी अगर किसी गोश्त वाले की दुकान पे जाएं तो फेफड़े लटके हुए होते हैं, फेफड़े को हुक किया हुआ होता है एक स्ट्रक्चर के साथ, एक लंबी सी लाइन होती है, रॉड होती है, उसके कोने पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है, उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स की मैं खास बात आपको बताता हूं बच्चों, प्यारे बच्चों। लैरिंग्स के अंदर 2 कॉर्ड्स होती हैं, तारे जारी होती हैं, तारे, 2 तारे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे लैरिंग्स इस तरह से है ना, ऐसे यूं करके सामने से नजर आ रहे लैरिंग्स, मैं अपने लैरिंग्स को निकालूं और अपने लैरिंग्स को इस तरह से घुमा के यूं करके देखूं, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे था, इसको मैंने घुमा के ऐसे देखा, तो इसके अंदर 2 रॉड्स, 2 तारे जारी होती हैं, कॉर्ड कहते हैं उसको, वोकल कॉर्ड। वोकल कहते हैं आवाज को, कॉर्ड कहते हैं तारों को, आवाज की तारों को। सुनो, जब इसमें से हवा गुजरती है ना, या तो ऊपर से या नीचे से, तो ये कॉर्ड्स हिलती हैं आपके पास इस तरह से करके, ये कॉर्ड्स लगी हुई होती है, हवा गुजरती है, कॉर्ड्स हिलती हैं। ये जब कॉर्ड्स हिलती हैं, इस तरह गिटार की कॉर्ड्स होती हैं, तो ये हिलने के बाद इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज निकलती है। अब आवाज को अल्फाज में कौन बदलता है? आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है यहां से ऊपर जा रही है, इस आवाज को अल्फाज में कौन बनाता है? बोलो भाई, अल्फाज को कौन बनाता है?
ये जो आवाज निकल रही है, हवा गुजर रही है, वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं, आवाज प्रोड्यूस होती है। आवाज को अल्फाज बनाने में हसन कह रहे हैं सर टंग का काम होता है, जबान का काम होता है। लैरिंग्स के अंदर तो लगा हुए हैं 2 वोकल कॉर्ड्स, उसमें से हवा गुजरेगी, आवाज प्रोड्यूस होगी। लैरिंग्स के अंदर है वोकल कॉर्ड, हवा निकलेगी, आपके आवाज प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो आवाज जब तक आपकी जबान तक पहुंचती है आप उससे अल्फाज बनाना शुरू कर देते हो। यही वजह है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर लैरिंग्स मौजूद होता है। बिल्ली में भी है, कुत्ते में भी है, शेर में भी है, गधे में भी है, घोड़े में भी है, सब में है, हाथी में भी है, सबके अंदर लैरिंग्स होता है। लेकिन जबान से अल्फाज बनाने नहीं आते उनको। आवाज सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए अपनी जबान पकड़ लो और आप आवाज निकालना शुरू करो तो आवाज तो निकलेगी। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अल्फाज नहीं बनेंगे। अल्फाज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब शेर जो है अपनी जबान से वर्ड्स नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता, बिल्ली नहीं बना सकती वर्ड्स, हाथी नहीं बना सकता वर्ड्स, बट दे कैन मेक डिफरेंट साउंड्स। तो ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम जो है बात कर सकते हैं। हमारी ज़बान इस तरह की है कि हम अपनी ज़बान के ज़रिए मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं। क्या मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? लैरिंग्स का फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हवा दाखिल हुई नेजल कैविटी से, यहाँ गले तक पहुंच गई, लैरिंग्स तक। लैरिंग्स के बाद एक लंबी सी ट्यूब आती है बच्चों, लंबी सी ट्यूब आती है। ये रही लंबी सी ट्यूब, यहाँ से लंबी सी ट्यूब शुरू हो रही है, नीचे तक जा रही है। इस लंबी सी ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या नाम देते हैं इसकी? ट्रैकिया। बच्चों ट्रैकिया का मैं एक फंक्शन बताता हूं आपको, बड़ी खास बात ट्रैकिया के बारे में। आपने कभी, आप में से कितने लोगों ने अपने घर में पाइप से फर्श साफ किया है या पौधों को पानी दिया पाइप के जरिए? कितने लोगों ने काम धुलाई की है पाइप के जरिए? सबने की है। कभी आपने एक चीज नोटिस की है कि पाइप को अगर हम ऐसे पकड़ के मोड़ दें, यूं करके, पाइप नीचे से आ रहा है, यूं करके पाइप आ रहा था सीधा, अगर हम पाइप को ऐसे पकड़ के यूं करके मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें पकड़ के पाइप को, तो पानी यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फंसना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। ऐसे ही होगा ना, पानी यहां से मूव करता हुआ आएगा, पानी यहां पर आके फंसना शुरू हो जाएगा, पानी आगे नहीं जाएगा। अगर मेरी ट्रैकिया, आपकी ट्रैकिया सीधी ट्यूब है, तो अगर मैं अपनी गर्दन को यूं करता हूं तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया यूं करके कोलैप्स कर जाएगी नीचे की तरफ जब मैं सर झुकाऊंगा। अब जब कोलैप्स कर गई, दब गई, तो अब हवा पास नहीं होगी इसके अंदर से। जब हवा पास नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? मुझे प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी सांस रुकने लगेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको पाइप से रेफर करना, समझना कोशिश करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस ट्रैकिया के अंदर आगे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिया चल रही है ना साइड से, मैं यूं करके खड़ा हूं तो मेरी ट्रैकिया आपको साइड से ऐसी नजर आ रही होगी, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के, ये सी है ना, सी शेप के रिंग्स लगे हुए होते हैं ऐसे करके, यहां सी शेप के रिंग्स। वो सी शेप के रिंग्स क्या करते हैं? जब आप गर्दन को मोड़ते हो नीचे की तरफ, तो ये सी शेप का रिंग जो है ना इसके साथ मुड़ता है, लेकिन बीच में स्पेस बना लेता है, ऊपर नीचे सी शेप के रिंग्स। ये जो सी शेप के रिंग्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं, ये आपकी पूरी जो रॉड है ना, ट्यूब है, इसको मुड़ने नहीं देते अंदर की तरफ। और मुड़ भी जाओ तो जगह बनी हुई होती, सांस वहां से गुजर सकती है, हवा गुजर सकती है। छोटी एग्जांपल देता हूं उसकी मैं। वॉशिंग मशीन कितने लोगों के घर पे है? वॉशिंग मशीन कितने लोगों ने देखी है? कितने लोगों के घर में है वॉशिंग मशीन? किसी के भी घर में नहीं है। अच्छा है, देखी भी है। वॉशिंग मशीन की जो ट्यूब होती है, जो पानी बाजी से बाहर निकलता है, उसको देखा है वो कैसी होती है? फोल्डेबल होती है आपके पास, उसको किसी भी तरीके से मोड़ दो, पानी उससे फिर भी फ्लो कर जाता है। एसी का पाइप भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एसी का बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों होता है? उसमें जो रिंग्स बने हुए होते हैं ना आपके पास, उसको आप मोड़ दो, तोड़ दो, टेढ़ा कर दो, पानी फिर भी उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि रिंग बीच में गैप दे देता है जिसमें से पानी फ्लो कर सकता है, हवा फ्लो कर सकती है आपके पास। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपकी ट्रैकिया का भी होता है। वरना अगर इसमें रिंग्स नहीं होते तो एवरी सिंगल टाइम आप सर ड्रॉप करते, आपके पास हवा रुक जाती और आप बेहोश हो जाते, या हो सकता है कोई मर भी जाता। तो ये बिल्कुल जैसा एसी के पाइप का और वॉशिंग मशीन के पाइप का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर हमारी ट्रैकिया का होता है। उसमें से सांस लेना आसान होती है। अब देखो ट्रैकिया यहां तक आ रही है हमारे पास, ये ट्रैकिया यहां तक आई, इस जगह पहुंची, यहां पर आके ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई नीचे की तरफ।
क्योंकि यहाँ पर लंग्स मौजूद होते हैं हमारे पास, बड़े से लंग्स होते हैं। तो यहाँ पर दो हिस्सों में आपके पास ट्रैकिया डिवाइड हो गया। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास ये लैरिंग्स का पोर्शन है, ये ट्रैकिया का पोर्शन आ गया, ठीक है। और फाइनली अच्छा भाई अब देखो हमारे पास लैरिंग्स खत्म होने के बाद ट्रैकिया आया। ट्रैकिया की जब डिवीजन हुई ना, दो तारे आपने देखी यहां पर अंदर अंदर जारी लंग्स के, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आपके पास ब्रोंकाई के एंड पे होते हैं एल्वियोलाई। मैं आप लोगों को अजान का 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। अजान के ब्रेक के बाद आई एम गोना जॉइन यू वन मोर टाइम, ठीक है। अजान हो रही है ना, इस वजह से मुनासिब नहीं है। अच्छा भाई बच्चों, अजान के बाद में वापस आ गया आप लोगों के पास। हम पीछे बात डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला पोर्शन लैरिंग्स का, देन डिवीजन आपके पास लंबी सी ट्रैकिया, दो हिस्सों में डिवीजन हो गया, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद हमारे पास टिप्स ऑफ द ब्रोंकाई के ऊपर, ब्रोंकाई के टिप्स के ऊपर हमारे पास एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देते हैं इसको? एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई या एल्वियोलस का नाम दे रहे होते हैं। एल्वियोलाई बेसिक जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैं अपना जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं, पूरे लंग्स में नहीं बल्कि लंग्स के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और उस जगह को नाम देते हैं एल्वियोलाई का। अगर आपसे कभी जिंदगी में कोई चलते फिरते पूछे कि उस पोर्शन का नाम बताओ, उस जगह का नाम बताओ जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होती है और ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है, वहां से निकल जाती है, उस जगह का नाम क्या है, तो आप उस जगह का नाम क्या लोगे? आप बोलोगे सर उसका नाम एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई। क्या मेरी बात मेरे बच्चे समझ गए? ये बात याद रखनी है आपने, एल्वियोलाई या एल्वियोलस आपके पास ये पोर्शन हो गए। तो ये 4 हिस्से हैं हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। अब जरा आगे एक बात समझ लो, इस बात को अब जरा गौर से देख लेना। देखो सबसे पहली चीज ये कि हमारे पास एयर जो है वो एंटर हुई है अंदर, एयर नेजल कैविटी से एंटर हुई अंदर। यहां पर एयर आपके पास क्या हुई? वार्म हुई, फिल्टर हुई और मॉइस्ट हो गई। एयर एंटर हुई थ्रू योर नेजल कैविटी, जहां पर वो वार्म हो गई, मॉइस्ट हो गई और आपके पास वो उसको हमने फिल्टर कर दिया। यहां से ये मूव करके नीचे की तरफ गई और इट एंटर्ड इनटू द पोर्शन जहां पर लैरिंग्स मौजूद होगा। इस जगह पे कहीं पे हमारे पास जो है वो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, और उसको क्रॉस करते हुए एयर जो है वो ट्रैकिया में घुस जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ये आप देख सकते हो यहां पर ये सी सेक्शंस बने हुए, इसके ऊपर सी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स बने हुए जो उसको कोलैप्स करने से बचा रहे होते हैं। मूविंग ऑन, आपके पास एयर अब 2 डायरेक्शन में चली आती, यहां चली जाएगी थोड़ी सी एयर और थोड़ी सी एयर इस वाले लंग के अंदर चली जाएगी। दोनों साइड पे एयर चली गई। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि एयर आपके पास अल्टीमेटली एल्वियोलाई के पोर्शन में एंटर होगी, एल्वियोलाई के पोर्शन में एंटर होगी और वहां पर गैस एक्सचेंज हो जाएगी। गैस एक्सचेंज हो जाएगी आपके पास, वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? गैस एक्सचेंज हो जाएगी। एयर के साथ जो ऑक्सीजन आ रही थी वो ब्लड में शामिल हो जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस इसके अंदर शामिल होगी और ये बाहर दोबारा से निकल जाएगी।
क्या मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल फिनोमेना है। देखो, आई इनहेल्ड एयर, दैट एयर वेंट इन बैक इनटू द लंग्स, वहां जाके ऑक्सीजन चली गई वापस, और वो घूम के फिर जब मैंने एक्सहेल किया तो बाहर निकल आई। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या चीज है आपके पास भाई? ये भयानक से क्या अंगूर बने हुए, किस चीज के अंगूर है? तो देखो आपके पास वो जो पीछे, इसके पीछे जो पोर्शन था ना, आपके पास जो इसके पीछे पोर्शन था, वो पोर्शन था पीछे, अगर लेके आऊं मैं इससे अगर पीछे लेके आऊं तो यहां पर आपके पास होगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से पीछे अगर हम लेके आए तो पोर्शन होगा ट्रैकिया का, और ट्रैकिया यूं करके आपके पास चल के जा रही होगी पीछे की तरफ, समझ रहे हो? ये ट्रैकिया के सी रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये पूरा पोर्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? ये पूरा पोर्शन कहलाएगा ट्रैकिया का, ठीक है, ट्रैकिया। ये पोर्शन हमारे पास ब्रोंकाई वगैरह का कहलाएगा, ब्रोंकाई। और ये जो आखिरी में पोर्शन है अभी जो मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये आपके पास कहलाता है एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई का। तो वो जो एयर आ रही थी ट्रैकिया से और दो हिस्सों में बैठ रही थी, जैसे यहां पर बैठ रही है, इट विल गो ऑल द वे अप इनटू द एल्वियोलाई। जब ये एल्वियोलाई में चली जाएगी तो एल्वियोलाई के अंदर आप यहां देख सकते हो एक चीज कि यहां पर मौजूद है ये, लुक एट दिस, ये आपके पास कैपिलरीज मौजूद है। ये कैपिलरी आपके पास एक अदद, ये कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी, 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 कैपिलरी वो पतली पतली वो आर्टरीज होती हैं आपके पास, वेजल्स होती हैं, जिससे गैस एक्सचेंज हो रही है, जिससे गैस एक्सचेंज हो रही होती है। तो अब जो एयर आपके पास आई थी ना, जो एयर पीछे से आई थी, वो एयर अब कहां जाएगी? अब वो समझो एयर कहां जाएगी आपके पास? वो एयर अब आपके पास उसकी जो ऑक्सीजन है वो घूम के आएगी, उसकी जो ऑक्सीजन है आपके पास वो शामिल हो जाएगी इसके अंदर। बहुत लाइट कलर यूज कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा लाइट कलर यूज कर लिया, आई शुड बी यूजिंग अ डार्क कलर। तो आपके पास जो आई थी मूव करके, ये एयर इसमें शामिल हो जाएगी, ऑक्सीजन वगैरह इसमें शामिल होगी, कैपिलरीज के जरिए कैपिलरीज वापस लेके चली जाएंगी बॉडी के अंदर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इसके अंदर मूव करके वापस बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इज व्हाट? प्यारे बच्चों, गैस एक्सचेंज का बेसिक यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज का बेसिक यूनिट क्या कहलाएगा? ह्यूमन बॉडी में नहीं, बेसिक यूनिट ह्यूमन बॉडी में, अभी बताया था मैंने, बेसिक यूनिट ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज का क्या कहलाएगा? लंग्स तो ऑर्गन है ना, लंग्स हो गए ऑर्गन, वो बेसिक यूनिट। यस आशीष बेटा, आपके पास एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। लंग्स तो ऑर्गन है, उनके अंदर भी एक चीज है एल्वियोलाई वाली। यस वेरी गुड बेटा आयशा, जिसके अंदर आपके पास जो है वो गैस एक्सचेंज हो रही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिसमें हम आप यहां पर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन यानी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की बात करते हैं। एयर को कैसे इनहेल किया जाए, और अब इनहेल करेंगे तो बॉडी में क्या होगा, और एयर को एक्सहेल करते हुए बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा। नाउ सबसे पहली चीज तो ये कि हम एयर को इनहेल कर दें। इंस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेल, इनहेल करना एयर को, इनहेलिंग ऑफ एयर। इंस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेलिंग ऑफ एयर। एक्सपिरेशन इज ऑल्सो नोन एज exhaling, exhaling of एयर, एयर को एक्सहेल करना, इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात को? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, बात यह है कि एक्सहेल और इनहेल का सीन क्या होता है। हमारे पास जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर जा रही है आपके लंग्स के अंदर, एयर जा रही है आपके लंग्स के अंदर, जा रही है ना। अब मेरी बात को समझना गौर से, मेरी बात को देखना गौर से। सांस तो हम सब बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सांस भी गलत तरीके से लेते हैं। अब ये देखो कैसे, मिसाल के तौर पर मैंने सांस ली तो मुझे अपने लंग्स को फिल करना है एयर से, मुझे स्पेस बनानी है ए लंग्स के लिए। क्या बनानी है? स्पेस बनानी लंग्स के लिए, ठीक है। स्पेस कैसे बनेगी? स्पेस ऐसे बनेगी
कि मेरे पास मेरे लंग्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, और मेरा डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। डायाफ्राम यहां पर बिल्कुल आपके पास जहां पसलियां खत्म होती है ना, पसली का जो राउंड बनता है यहां पर इस तरफ, यहां पर एक अंदर की तरफ एक बहुत टफ मसल होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, बोन्स ऊपर की और बाहर की तरफ मूव करती हैं। उससे क्या होता है कि लंग्स को फैलने का मौका मिलता है बाहर, ऊपर और नीचे की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? सांस खींची, सीना फूला, स्टमक भी एक्सपेंड करना चाहिए। स्टमक क्यों एक्सपेंड करेगा मैं आपको वजह बताता हूं। देखो मेरा डायफ्राम यहां पर लगा हुआ है ना, यहां पर लगा हुआ है। अगर मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, क्यों नीचे की तरफ मूव कर रहा है? ताकि वो लंग्स के लिए जगह बनाए कि लंग्स को नीचे भी निकलना है, बाहर भी निकलना है, ऊपर भी आना है, लंग्स को एक्सपेंड होना है। तो मेरा डायफ्राम अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे जो डायफ्राम के नीचे मेरी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो कहां जाएगी? वो उसको कहां जाना चाहिए? अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर जब डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो आंतें भी नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे तो पेल्विक फ्लोर बना हुआ है, पूरा पेल्विक बोन है, उसके अंदर पेल्विक फ्लोर है जिसके ऊपर सारी मेरी इंटेस्टाइन वगैरह रखी हुई है। तो अब ये दो इंटेस्टाइन इन दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है। अब अगर ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो मेरी इंटेस्टाइन कहां जाएगी? मेरे बच्चों बताओ कहां जाएगी? जाग रहे हो सारे बच्चों? फॉरवर्ड, बाहर की तरफ। तो इफ आई एम ब्रीदिंग इन, तो मेरे पास ही नीचे की तरफ मूव करेगी, तो मेरा स्टमक और मेरे इंटेस्टाइन बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, बाहर की तरफ, आउटसाइड, नॉट बैकवर्ड, आउट। क्योंकि पीछे तो रीढ़ की हड्डी है ना, वो तो कहीं जाने नहीं देगी। तो आपके पास क्या होगा कि बाहर की तरफ निकालेगा इसको। तो इंटेस्टाइन आपके पास ये नीचे प्रेस होगा, इंटेस्टाइन बाहर की तरफ जाएगी, लंग्स को जगह मिलेगी एक्सपेंड होने की, नीचे फैलेंगे, साइडों में फैलेंगे, आगे की तरफ फैलेंगे, ऊपर की तरफ फैलेंगे। लंग्स सिर्फ पीछे की तरफ नहीं फैल सकते, क्योंकि पीछे क्या है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम चल रही है हमारे पास, बैकग्राउंड पे वर्टिब्रल कॉलम चल रही है, तो वर्टिब्रल कॉलम मूव नहीं कर सकती, वो तो हड्डी है पूरी आपके पास। तो इसलिए आगे पीछे नीचे साइडों में जगह बनानी पड़ती है लंग्स के लिए। एक बार जब हवा भर गई लंग्स के अंदर, अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको सांस को बाहर निकालेंगे। अब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो नीचे डायफ्राम गया हुआ था वो डायफ्राम वापस ऊपर आएगा। जब वापस ऊपर आएगा तो प्रेशर डालेगा लंग्स के ऊपर, रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी, ये नीचे की तरफ आएगा, रिब्स अंदर की तरफ कोलैप्स कर रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है आपके पास, वो स्क्वीज करके लंग्स को, एयर को वापस बाहर निकाल देंगे। तो इनहेल किया आपने, रिब्स बाहर, चेस्ट आउट, डायफ्राम डाउन। जब एक्सहेल किया तो डायफ्राम अप, चेस्ट इनसाइड, रिब्स वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे कोलैप्स कर गई। ऐसी बात समझ में आ गई? अब वापस आ जाओ यहां पर, बात को समझ लेते हैं। देखो आपको ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि हमारे पास यहां पर हवा की वजह से लंग्स बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, बाहर की तरफ। और जो डायफ्राम बना हुआ है आपके पास, ये नीचे की तरफ निकलना शुरू होता है, इट गोज डाउन, ताकि आपका स्पेस बन सके लंग्स के लिए, स्पेस बन सके। स्पेस नहीं बन रही हमारे पास। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो हमारे पास प्रेशर पड़ेगा बाहर से अंदर की तरफ, नीचे से प्रेशर पड़ेगा, यहां से प्रेशर पड़ेगा, यहां से प्रेशर पड़ेगा, और लंग से एयर आपकी बाहर चली जाएगी। लंग से एयर आपकी बाहर चली जाएगी। अंदर से जो लंग्स के अंदर एयर भरी हुई थी, वो लंग्स के प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर बाहर चली जाएगी। मेरी बात समझ गए प्यारे बच्चों? अब मुझे जरा रिपीट करके जल्दी से बताओ, हमारे पास ड्यूरिंग इनहेलिंग रिब्स कहां जाएंगी? रिब्स, पसलियां जो होती हैं हमारे, वो रिब्स कहां मूव करेंगी? बोलो बेटा बोलो। रिब्स किस तरफ मूव करेंगी अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो? सर फॉरवर्ड, बाहर की तरफ मूव करेंगी। वेरी गुड। अगर मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, तो मेरा डायाफ्राम कहां मूव करेगा? डायाफ्राम कौन सी पोजीशन में मूव करेगा अगर मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं? सर ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा डायाफ्राम, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा और आप एक्सहेल कर दोगे एयर को। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब चलते हैं हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमारे पास
एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो बायोलॉजी के अंदर एक चीज याद रखना आपको कभी फायदा देगी है, जब भी किसी चीज से पहले ए आ जाता है ना, ए, ये वाला ए, तो इसका मतलब होता है विदाउट, एब्सेंस। अब एरोबिक का मतलब होता है एयर। अब ए एरोबिक सही वर्ड नहीं बनता ना, तो उन्होंने एन ऐड कर दिया ए के साथ। जैसे ए बायोटिक होता है, ए बायोजेनेसिस होता है, तो इसी तरह से एन एरोबिक होता है। विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन करना विदाउट ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर विदाउट ऑक्सीजन कैसे रेस्पिरेशन की जाती है? रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए तो रेस्पिरेशन। सर ये क्या मामला है? तो बात को समझें। इस टॉपिक को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज रिमाइंड करना जरूरी, क्योंकि मुझे पता है में से बहुत सारे को पता होगा, वो ये है कि क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है वो गई कहां है? मैंने आपने ऑक्सीजन इनहेल कर दी, सांस अंदर ले ली, वो एयर कहां गई है? लंग्स में नहीं, लंग्स में तो चली गई ना। लंग्स से एल्विलाई, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद कहां चली गई वो? उसका मकसद क्या था? उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? उसको कहां जाना था उस ऑक्सीजन को? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वेरी गुड हसन, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की आसान अल्फाज में बात करूं, फूड की ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। सवाल अगला पैदा ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, ये कहां से आई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? तो बेटा बेहतरीन हुंशा, आपका नाम शायद मैं सही ले रहा हूं, मुझे गाइड कर देना, ये स्पेलिंग सही लिखी हुई है, हुंशा, हुंशा सिद्दीकी, यही वर्ड है ना बेटा? नाम यही बनता है आपका? यस। ये कहती है सर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, हसन भी कह रहे हैं सर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में, जो क्योंकि ग्लूकोज कार्बन से बना हुआ होता है, वही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हम एक्सहेल कर देते हैं, वो आपके पास बाहर निकल आता है लंग्स से। तो वो जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए जा रही थी और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए जा रही थी, और ब्रेकडाउन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक्सहेल होकर बाहर आ जाती है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस बारे में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ये होती है कि ऐसी स्टेट आ जाए आपके ऊपर कि आप सांस फूल रही हो आपकी, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही हो, आप बेहोश होने वाले हो। बेहोश होने वाले से मुराद ये कि आपने इतना काम कर लिया है, इतना फिजिकल एक्टिविटी कर ली, ऐसी हालत हो गई आपकी कि अब आप जो है फर्दर कोई और काम नहीं कर सकते, आप थक के गिर गए हो, आपकी बॉडी बिल्कुल शट डाउन हो गई है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती हमारी जरूरत के मुताबिक, तो हमारी बॉडी करती क्या है? हमारी बॉडी ये करती है कि इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ये आपके पास लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। लैक्टिक एसिड कैसा है? लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? समझो मेरी बात को, कि वो जो ग्लूकोज टूटना था ना, वो ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं सका क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हमें पूरी। जब ग्लूकोज हमें मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, तो हमने ग्लूकोज को आधा तोड़ा और ग्लूकोज को पूरा खत्म करने के बजाय एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। नाउ लैक्टिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ टॉक्सिक कंपाउंड। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है और इसके नतीजे में मसल्स में दुखन, तकलीफ और इस तरह से थकावट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? अब लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं पाता क्योंकि आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही होती। आप भाग रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हो, अब जरूरत पड़ रही है ज्यादा ऑक्सीजन की, ना कितनी छोटी सी सांस कहां से आएगी इसमें, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमें, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ के एनर्जी निकालना शुरू कर देती है। लैक्टिक एसिड जब बनना शुरू होता है तो लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक कंपाउंड है। अब इसको हटाया कैसे जाए? इसको हटाने के लिए हम हैवी ब्रीदिंग करते हैं, बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड रिमूव होता है बॉडी से, जिससे लैक्टिक एसिड रिमूव होता है बॉडी से।
अगर हम हैवी ब्रीथिंग ना करें तो लैक्टिक एसिड जमा होने लगे और हमारी बॉडी में और ज्यादा थकन, मसल्स में और ज्यादा पेन हमें फील होना शुरू हो जाए। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऐसी रेस्पिरेशन जो कि आपके पास विदाउट एयर या इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हो रही होती है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी देनी है ना। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि अभी आपके पास ऑक्सीजन नहीं तो आप बोलो चलो भाई बाद में आना, बाद में काम करेंगे। नहीं, जरूरी तो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप भाग रहे हो, आपके पीछे जो है वो कोई लोग लगे हुए हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं, अब आप भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, शेर लग गया वो आपके पीछे, आप जंगल में कहीं घूमने गए थे। अब आपकी बॉडी क्या है कि जी हमारे पास तो एनर्जी बनाने का पावर ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं आ रही इतनी, एक काम करते हैं काम वाम छोड़ देते हैं। अब काम वाम छोड़ने का मतलब ही आप वहीं एकदम से कोलैप्स करके गिर जाओगे, खत्म आप, दी एंड। ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं थी आपके पास। ऐसा नहीं होता। तो अगर ऑक्सीजन नहीं भी है ना तो ग्लूकोज टूटता है, लेकिन पूरा नहीं टूटता, टूट के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बन तो जाता है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड टॉक्सिक होता है और ये जमा होने लगता है मसल्स के अंदर, जो मसल इस्तेमाल कर रहे थे हम। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होती है हवा, ऑक्सीजन। उसके लिए आप मुंह खोल खोल के सांसें लेते हो। आपने कभी फील किया होगा ना, भाग लेते हैं तो ऐसे सांस मुंह खोल के सांसें ले रहे होते हैं। वो इसलिए ले रहे होते हैं कि वो ऑक्सीजन अगर एंटर होगी तो वो लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड को रिमूव करवा देगी आपके मसल्स के अंदर से, तो आपका दर्द है, पेन है, वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? कोई ऐसी बात जो आप बोलो कि सर हमारे ऊपर से चली गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, समझ में नहीं आ रही थी, कंफ्यूजन है, अभी भी बात अटकी हुई है दिमाग के अंदर? बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, फिर मैं जरा क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ फिर आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी जो है एमसीक्यूज और जिसको क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। हम आपको इस इक्विप करेंगे कि आप खुद से भी नोट्स बनाने की आदत डाल सको। आप इतने कैपेबल बच्चे हो सारे के सारे, तो आपको खुद भी बनाना आना चाहिए। आप खुद नोट्स बनाओगे तो अल्टीमेटली आप जो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो नोट्स बना बना के बेचने का। जस्ट एक थॉट दे दिया मैंने, वरना आप अपने लिए तो एटलीस्ट खुद बना सकते हो। सारे प्यारे बच्चों, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। कोई इशू तो नहीं किसी चीज में? जल्दी से मुझे कर दो। सर इसका टाइम पीरियड कितना होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर तक लैक्टिक एसिड बनाया है। मिसाल के तौर पे 10-15 मिनट आपको लैक्टिक एसिड बनाने में लग गए, तो आधा घंटा तकरीबन लगता है इसकी पूरी कंप्लीट रिमूवल में और आपकी बॉडी को नए सिरे से सेट होने में। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितना टाइम लगाया एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसके हिसाब से ज्यादा टाइम लगता है वापस नॉर्मल हालत में आने के लिए। ठीक हो गया बच्चों? आज के लिए इतना रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।